मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सदिश यानी वेक्टर। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, सदिश की परिभाषा, वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे वेग, त्वरण, आघूर्ण इत्यादि। वे क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड है, तब उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। देखिए, एक रेखाखंड यानी रेखा का एक छोटा भाग, लाइन सेगमेंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट में P और एंडिंग पॉइंट Q लिख रहा हूँ और P से Q की ओर एरो दे रहा हूँ, तो डायरेक्शन P से Q की ओर है और P से Q तक की लंबाई इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, P से Q वेक्टर, और आप इसे मैग्नीट्यूड को PQ वेक्टर के मॉड से आप इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, तो ये तो आपका परिमाण व्यक्त करने का तरीका है। और आप PQ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P से Q की ओर, ये PQ सदिश है। देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिशों के प्रकार में पहला देखें, शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका मापांक परिमाण शून्य हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इसकी लंबाई 0 होती है। मैग्नीट्यूड इज 0, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कॉन्सेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ वेक्टर से या ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब पहला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। दूसरा देखें, यूनिट वेक्टर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मात्रक सदिश, इकाई सदिश। देखिए, मात्रक सदिश और इकाई सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिसका परिमाण मापांक एक हो, इकाई मात्रक में हो, तो ऐसे सदिशों को यूनिट वेक्टर कहते हैं। इससे इनको एक कैप से डिनोट किया जाता है, मतलब ए वेक्टर का इकाई सदिश को एक कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी लंबाई 1 होती है, ये इसे इकाई सदिश कहते हैं या यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक कैप क्या होता है, किसी वेक्टर में उसके मॉड का यदि मॉड का मापांक का यदि आप उसमें डिवाइडेड कर देते हैं तो एक कैप आता है। मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। थर्ड नंबर देखें, ऋण अथवा विपरीत सदिश, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, मतलब उनकी लंबाइयां तो सेम है और दिशाएं अपोजिट साइड में है। ए वेक्टर, तो इसके जस्ट अपोजिट वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, -a। देखें, दो वेक्टर आपस में सेम है, उनकी लंबाइयां बराबर है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, एक का नेम तो ए वेक्टर, दूसरे का बी वेक्टर हो और इनकी लंबाइयां सेम हो, तो आप क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, -b वेक्टर के इक्वल होगा। यदि नेक्स्ट देखें, समांतर या संरेखीय सदिश, पैरेलल और कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी दिशाएं समान हो, इक्वल डायरेक्शन में हो, लंबाई परिमाण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दिशाएं कैसी हो, सेम हो, तो उनको क्या कहते हैं, समांतर। यदि वो एक रेखा पर भी है, मतलब क्या, यदि ये यहाँ से ये बी वेक्टर हो गया और यहाँ कोई दूसरा वेक्टर सी वेक्टर है, तो ये कॉलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन पर है, तो इनको क्या कहेंगे, समांतर या संरेखीय सदिश, पैरेलल और कॉलिनियर वेक्टर। देखिए, एक लंबाई में छोटा और एक लंबाई में बड़ा है, तो आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करके इसको इक्वल किया जा सकता है, तो बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए वेक्टर लिखा जा सकता है। ये पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन में आता है कि बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए वेक्टर। तो समान सदिश नाम से मालूम चल रहा है, इक्वल वेक्टर दोनों सेम होनी चाहिए, लंबाई में भी और डायरेक्शन में भी। डायरेक्शन सेम हो यानी दिशाएं समान हो और मापांक भी समान हो, तो उनको क्या कहेंगे, समान सदिश। सेम डायरेक्शन हो और इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो उनको कहेंगे समान सदिश। अब देखें, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम है लंबाई में भी, और जिनके मोड यानी मापांक बराबर है, तो क्या कहेंगे, ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर। देखें, सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर्स,
जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उनको आप सह आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। मतलब क्या, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, को इनिशियल पॉइंट हो, तो उनको आप क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि उनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही हो। इसके बाद देखें संगामी सदिश। ये संगामी सदिश क्या होते हैं, कई वेक्टर्स यदि एक ही बिंदु पर मिले तो उनको आप संगामी सदिश कहते हैं। यहाँ देखें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आगे बढ़ाया जाए इनको तो एक ही पॉइंट से गुजर रहे, तो इनको आप क्या कहेंगे, संगामी सदिश। नेक्स्ट देखें स्थिति सदिश मीन्स पोजीशन वेक्टर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में यदि आपके पास ये वर्ड आता है स्थिति सदिश तो समझ जाना कि किस बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष आपको एक वेक्टर लेना है। पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट। क्या देखें 2D या 3D में कोई पॉइंट मिले, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट है क्या होना चाहिए, देखें आप ओ ए लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होना चाहिए, ओ ए सदिश होना चाहिए। अब ऐसे देखें बी पॉइंट का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर कहेंगे। यानी पोजीशन शब्द आए या स्थिति शब्द आए तो आप समझ जाना किस, जो उसका जो इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु वो ओ होगा। यानी ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर और भी कोई पॉइंट हो तो जो भी पॉइंट आपको मिले और कहा जाए कि इसका स्थिति सदिश, तो आप समझ जाना किस पॉइंट के रेस्पेक्ट होगा, किस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, वो पॉइंट से स्टार्ट करोगे। देखें सदिशों का त्रिभुज योग नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। किसी ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में यदि उनकी भुजाओं को वेक्टर से निरूपित करें, वेक्टर से डिनोट करें, और दो वेक्टर ऐसे जो एक ही क्रम में हो, मतलब ये मैंने एक ही डायरेक्शन में ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनके नाम डाल देता हूँ ए बी सी। ध्यान से देखना, यदि किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं एक ही क्रमवार लगी हों सदिश की, तो इनका जो योग है इन दोनों का मतलब ए से बी प्लस बी से सी तीसरी भुजा के बराबर होगा। लेकिन तीसरी भुजा का जो सदिश होगा वो विपरीत दिशा में होगा। मतलब क्या, ये तो ऐसे जा रहा है तो ये यूं होना चाहिए विपरीत, यानी कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ए सी वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ है। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। किसी ट्रायंगल में यदि दो भुजाएं एक क्रम के अनुसार चल रही हैं वेक्टरों में, तो उनका जो हेड है वो तीसरी भुजा के सदिश के बराबर होगा। लेकिन तीसरी भुजा का जो सदिश होगा वो कैसे होगा, विपरीत दिशा में होगा। आप ऐसे याद करें, आपको एक ट्रायंगल मिल जाए, ध्यान से देखें पी क्यू आर, और आप ये देखें तीन, आपको मैं ऐसे एरो का निशान लगा रहा हूँ, तो आप ये देखें इनमें तीन एरो का निशान लगा रहा हूँ, तो इनमें तीनों में देखें कि एंडिंग पॉइंट कौन सा है और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। एंडिंग पॉइंट ढूंढिए और स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढिए। देखें स्टार्टिंग पॉइंट आपको पी मिल रहा है, पी से स्टार्ट हुआ, पी से दो रास्ते जा रहे हैं, पी से कहाँ जा रहे हैं, पी से क्यू और क्यू से आर, और पी से आर जा रहे हैं। तो ये दोनों रास्ते आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या, पी से क्यू जा रहे हैं आप, क्यू से आर जा रहे हैं, और एक पी से डायरेक्ट रास्ता ले रहे हैं आर तक का, तो ये दोनों जो रास्ते हैं ये वे हैं, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे याद रखें आप। क्या होता है ट्रायंगल लॉ, कि एक त्रिभुज में आपको ऐसे एरो मिल रहे हैं, तो आप देखें एंडिंग पॉइंट कौन सा है, पी क्यू आर, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढिए। देखें आर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आर से आप क्यू जा रहे हैं और क्यू से पी जा रहे हैं, और एक आर से पी जा रहे हैं। ध्यान से देख लें, तो आर से क्यू प्लस क्यू से पी, और दूसरा रास्ता डायरेक्ट है आर से पी का, तो ये आपस में इक्वल होंगे, और यही ट्रायंगल रूल है। लेकिन ट्रायंगल रूल फिर बता रहा हूँ, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दो साइड में यदि वेक्टर लगाएं और एक ही डायरेक्शन में हो, तो उनका एड तीसरी भुजा के तीसरे जो साइड है उस
का वेक्टर बनेगा, लेकिन कौन सी दिशा में बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। देखें सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम बिल्कुल सिंपल है। देखें ABCD एक समांतर चतुर्भुज लिया मैंने, इसमें मैं इसको A वेक्टर लिख रहा हूँ और इसको B वेक्टर लिख रहा हूँ। देखिए मैंने दो वेक्टर लिए हैं, दो भुजाओं के, AB भुजा का तो A वेक्टर लिखा और BC भुजा का B वेक्टर लिखा। अब देखिए, अब जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल इक्वल होती हैं, और अगर यहाँ ऐसी इसका डायरेक्शन ऐसे ले लें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम लंबाई के हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? B वेक्टर। अब देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, अगर मैं इसके डायरेक्शन यहाँ ले लेता हूँ तो इसको मुझे A वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दें कि मैंने दो लिए थे, उसके बाद मैंने देखा कि आमने सामने की भुजाएं सेम है, तो मैंने भी उनको ऐसी डायरेक्शन देकर उनके नाम लिख दिए। अब ध्यान दें, मैंने इनका जो मेन डायगोनल है विकर्ण बनाया, कौन सा विकर्ण? AC। अब देखें AC का यदि मैं एरो यहाँ देता हूँ तो इसका वेक्टर क्या होना चाहिए? अभी आपने ट्रायंगल रूल पढ़ा है, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से और यहाँ तक गया, तो और ये तीसरा रास्ता ये रहा, तो ये दो रास्ते बराबर होंगे। मतलब क्या? आप देखें AC वेक्टर क्या होना चाहिए? देखें रास्ते बराबर होते हैं, मैंने कहा था कि वेक्टर में आप रास्तों से समझे। देखो A से B जा रहे हैं और B से C जा रहे हैं, और डायरेक्ट रास्ता A से C पहुंचने का क्या है? AC है, तो AC वेक्टर और ये रास्ता बराबर होंगे। तो ये कौन कौन से रास्ते बराबर होंगे? मतलब A से B जा रहे हो और B से C जा रहे हो, तो क्या लिखेंगे आप? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, AC वेक्टर, यानी डायगोनल वाला क्या आ जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, विकर्ण इसका ही आ जाएगा। आप ऐसा विकर्ण बनाए तो भी देखें, A वेक्टर तो ये भी A वेक्टर, ये B वेक्टर तो ये भी B वेक्टर। अब ये देखें, यदि आपने ये वाला डायगोनल लिया तो इसमें आप एरो अगर ये देते हैं तो इसका क्या होना चाहिए? ध्यान दो। अब देखिए A B आपके ऊपर है, ये साइन देना किधर की डायरेक्शन ले रहे हो तो उससे पता लग जाएगा। देखें अब आपने एरो यहाँ लिया है तो रास्ते देखो, आप A से आप जा रहे हो D, और D से कहाँ जा रहे हो? B, और A से B पहुँचने का रास्ता क्या होना चाहिए? A से D जा रहे हो, A से D जा रहे हो और D से B आ रहे हो, और दूसरा रास्ता A से B पहुँचने का क्या है? AB वेक्टर। तो ये बराबर होते हैं। अब देखो ये A वेक्टर, AD वेक्टर कितना है? B वेक्टर, और DB वेक्टर पता नहीं है अभी आपको, और AB वेक्टर कितना है? A वेक्टर। तो DB वेक्टर कितना आना चाहिए? DB वेक्टर आएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो ये समांतर चतुर्भुज योग नियम है, जिसके अकॉर्डिंग आप